मजीद हम लोग क्या बात पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि जी हाइड्रोजन आयन का अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करना, दिस इज टर्म्ड एज कीमियो ऑस्मोसिस। सो ये जैसे आप ये बात पढ़ते हो कि बेटे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कैसे की जाती है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कैसे की जाती है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं आपको अगर ऑस्मोसिस समझा पाऊं और मैं आपसे ये कहूं कि बेटे लेट सपोज अगर ये मेरे पास कोई एक यू शेप ट्यूब है, ये यू ट्यूब है मेरे पास, जिसके दोनों तरफ मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इसको मैंने मुकम्मल तौर पे पानी से भरा हुआ है, राइट? ओके, ये मेरे पास है साइड ए, ये मेरे पास साइड बी। प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। मैंने ये कहा कि बेटे इसके दरमियान में ये कोई मेम्ब्रेन लगी है जो कि सेलोफेन मेम्ब्रेन है, यानी इसमें से वाटर की पैसेज हो सकती है और कोई चीज पास नहीं करती। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि जी दोनों तरफ वाटर है, तो इस वक्त वाटर के मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री हैं और ये पूरे फ्री वाटर के मॉलिक्यूल बड़े आराम से रैंडमली यहां से वहां पे मूव कर सकते हैं। लेकिन बेटे जैसे ही मैं इस बी साइड के ऊपर कोई सोल्यूट ऐड करूंगा, तो यहां पर सोल्यूट की एडिशन की वजह से यहां पर मेरे बेटे सोल्यूट की एडिशन की वजह से ये जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये इसके साथ बंध जाएंगे। और अब ये वाटर के मॉलिक्यूल सोल्यूट की मौजूदगी की वजह से फ्री नहीं रहे और ना उनके अंदर वो पोटेंशियल रहा, लेकिन बेटे ये जो मॉलिक्यूल इस साइड पे मौजूद हैं दे आर स्टिल फ्री, ये अभी भी फ्री हैं और ये मूव कर रहे हैं अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इनकी मूवमेंट अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, दिस मूवमेंट इज टर्म्ड एज ओस्मोसिस। क्यों? क्योंकि वाटर की मूवमेंट अपने हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ओस्मोसिस कहलाती है। जैसे आप ये कहते हो कि यहाँ पर ये अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव कर रहा है, बेटे एग्जैक्टली मैं ये बात करता हूं कि आपके पास यूं यहाँ पर हाइड्रोजन आयन अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के ऊपर मूव करते हैं। जब कभी हाइड्रोजन अपने हाई से लो पोटेंशियल के ऊपर मूव करेंगे, दिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। लेकिन ये चूंकि हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट है, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं कीमियो ऑस्मोसिस का। इस वजह से इसको हम लोग कीमियोस्मोसिस का नाम देते हैं। मोरओवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास यहां पर मेरे बेटे हीट की जनरेशन होती है, यहां पर हीट जनरेशन होती है, यानी हीट जनरेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर चूंकि एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, सो एटीपी सिंथेसिस जब कभी भी होगी तो यहाँ पर हीट की जनरेशन होगी। सो हम लोग ये कहते हैं कि जी हीट जनरेशन इज द वेरी मच एसेंशियल एक्टिविटी। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कब बनेंगे कब नहीं बनेगा, इसका फैसला थायरोक्सिन हार्मोन करता है। जितने ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस होता है। सो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि किसी भी सेल की, वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल स्टेट पे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटे किसी भी सेल के अंदर उसकी अगर सेल डिवीजन्स ज्यादा हों, तो सेल डिवीजन ज्यादा होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है क्योंकि एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। या मैं अगर ये कहूं कि सेल का मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है कि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे, या मैं ये बात करता हूं कि बेटे डिसाइड किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने ज्यादा हैं कितने कम हैं सेल की फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर। यानी अगर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि किसी इंसेक्ट
जो कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, इनके एक सेल में 1 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो सकते हैं। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके लिवर सेल में 500 तक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो सकते हैं। जैसे हम लोग किडनी की बात करें तो 200 से 300 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ईयर लोब की बात करें तो चूंकि ये फिजियोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली या सेल डिवीजन के एतबार से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, इस वजह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होती है। इसी तरह से अगर आप बात करो तो कहा यह जाता है कि कैंसरस सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। चूंकि कैंसरस सेल रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। यूजुअली वो पार्ट जो कि कैंसरस पार्ट होता है, वो बॉडी के बाकी हिस्से के मुकाबले में ज्यादा हीट जनरेट करता है। इस वजह से वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर यहां से आगे बात करें तो हम लोग बात पढ़ते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। एटीपी बेसिकली ऑक्सीजन की वजह से बनते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, या हम लोग ये कहते हैं कि N स्टैंड फॉर नथिंग। ये आपके पास डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल है, हम जानते हैं। ये अपनी रेप्लिकेशन खुद करते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं, ये अपनी रेप्लिकेशन खुद करते हैं, राइट। और फिर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये आपके पास इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस बनाता है। बहुत से इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस यहाँ पर बनते हैं। अच्छा, बलोचन की बुक के अंदर दो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसने लिखी है। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कितनी होगी, ये तो उसकी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोम का नाम देते हैं। अच्छा, हम ये कहते हैं कि आपके पास कितने जीन्स मौजूद होते हैं, उसको जीनोम का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से किसी के पास कितने माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे, उसको कॉन्ड्रियोम का नाम देते हैं। जैसे आप ये कहते हो कि अगर आप सेल वॉल रिमूव कर दो किसी प्लांट सेल में से, तो प्लांट सेल में से सेल वॉल रिमूव करने की वजह से जो स्ट्रक्चर आपके पास बनता है, प्लांट सेल में सेल वॉल रिमूव करने की वजह से जो स्ट्रक्चर्स आपके पास बनते हैं, उसको आप प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में से माइनस कर दें, माइटोकॉन्ड्रिया में से माइनस कर दें उसकी आउटर मेम्ब्रेन, तो लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर इज माइटोप्लास्ट, राइट। तो ये कुछ बातें जो किताब हमारे साथ शेयर कर रही होती है, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप प्रोटोप्लास्ट कहते हो, इसी तरीके से उसको हम लोग माइटोप्लास्ट का नाम देते हैं। मजीद ये कि आपके पास ये एक ऑटोनमस बॉडी है, ये अपनी रेप्लिकेशन खुद करते हैं, ये अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होते हैं, और ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं। ये अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करते हैं बिकॉज दे कैरी देयर ओन राइबोसोम्स। मजीद हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास ये सिर्फ एक ऑर्गेनल नहीं है जो इस तरह से बना है, बल्कि आपके पास और भी ऐसे ऑर्गेनल हैं जो बने हैं। जैसा कि हम लोग बात पढ़ रहे होते हैं कि आपके पास फॉर्म हुए प्लास्टिड्स। अब जब कभी आप प्लास्टिड्स की बात करते हो तो हम लोग ये कहते हैं कि जी अगर प्लास्टिड को स्टडी किया जाए तो प्लास्टिड आपके पास यूं ही डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल है। ये
प्लास्टिड्स किस तरह के होते हैं? उन्होंने कहा जी ये भी लव्स के अंदर एक पूरी कहानी है। कैसे? कि आपके पास जितने भी मेरे बेटे प्लास्टिड हैं, मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर पिगमेंटेड इन नेचर, ज्यादातर पिगमेंटेड नेचर के होते हैं। ये आपके पास बेटे इस तरह की बॉडीज हैं जो कि लार्जर इन साइज हैं। ये आपके पास इस तरह की बॉडीज हैं, यानी लार्जर इन साइज कितनी, यानी 4 to 6 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। ये आपके पास ऑटोनोमस बॉडीज हैं, यानी दूसरे लफ्जों में हम इनको सेमी ऑटोनोमस बॉडीज कंसिडर करते हैं। ये आपके पास इस तरह के ऑर्गेनल हैं बेटे जो कि या तो चीजों की सिंथेसिस करते हैं या बनी हुई चीजों की स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर आप इनको टाइप्स के लिहाज से देखो तो टाइप्स के लिहाज से ये प्राइमरीली प्रोप्लास्टिड होते हैं और प्लास्टिड्स जब कभी मैच्योर होते हैं तो प्रोप्लास्टिड मैच्योर होकर डिफरेंट तरह के प्लास्टिड्स को फॉर्म करता है। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये आपके पास हो सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट, या ये आपके पास हो सकते हैं, ये आपके पास ल्यूकोप्लास्ट हो सकते हैं, या मेरे बेटे ये आपके पास क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं, या ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये सारे के सारे ऑर्गेनल जो हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अच्छा, इंटर कन्वर्टेबल किस तरह से होते हैं? देखें, आपके पास घर में जब कभी भी कच्ची सब्जियां आ जाएं या कच्ची या ग्रीन चिलीज आ जाएं तो ग्रीन चिलीज पड़ी पड़ी अपना कलर चेंज कर लेती हैं और वो ग्रीन चिलीज रेड चिलीज के अंदर चेंज हो जाती हैं। सो हम लोग ये कहते हैं कि जी वो आपके पास इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे जितने भी आपके पास ये प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, ये तमाम के तमाम प्लास्टिड्स शुरू में क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में होंगे, क्रोमोप्लास्ट जितने भी हैं। जैसे आपके पास जितने भी कच्चे फल होते हैं वो सारे के सारे ग्रीन कलर के होंगे और ये ग्रीन कलर से बाद में चेंज हो जाएंगे इनटू टू पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग कलर्स के अंदर। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये आपके पास डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल है। ये डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल हैं और ये भी अकॉर्डिंग टू लाइन मार्गलस के अकॉर्डिंगली ये सिम्बायोटिक ओरिजिन रखते हैं, यानी ये भी किसी दौर में बैक्टीरियम हुआ करते थे, लेकिन अब ये बैक्टीरियम नहीं है। अब ये अपनी बैक्टीरियम नेचर को चेंज करके आपके पास एक ऑर्गेनल स्टेटस के अंदर आपके पास मौजूद है। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो बेटे ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है व्हाइट। हाँ, सो ये आपके पास व्हाइट कलर के ऑर्गेनल्स हैं, यानी कलरलेस होते हैं। असल में तो हम इनको याद कर रहे होते हैं अमूमी तौर पर ल्यूकोप्लास्ट को टक के निमोनिक के साथ, यानी हम लोग ये कहते हैं कि ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनल हैं जो शेप के अकॉर्डिंगली ट्राइएंगुलर या ट्यूब्यूलर शेप के होते हैं।
सॉरी, ये आपके पास अंडर ग्राउंड होता है, ये आपके पास कलरलेस होता है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर डिपेंड करता है कि वो ल्यूकोप्लास्ट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, वो कौन सी चीजों को स्टोर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ल्यूकोप्लास्ट की बात करो तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, उनको हम लोग, जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, इनको हम लोग अल्यूरोप्लास्ट का नाम देते हैं। वो जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, यानी एमाइलोज को स्टोर करते हैं, इनको एमाइलोप्लास्ट का नाम देते हैं। जब कभी आप ये बात करते हो कि ये स्टोर करते हैं लिपिड्स को, तो इनको हम लोग इलायोप्लास्ट का नाम देते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह की चीजों को स्टोर करते हैं। यूजुअली जब कभी बेटे हम लोग क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि क्रोम का मतलब यूजुअली कलर है। तो जब कभी आप कलर रिलेटेड पोर्शंस की बात करोगे तो ये कलर रिलेटेड पोर्शंस को यूजुअली हम लोग PSL से याद करवाते हैं, यानी पाकिस्तान का इवेंट है PSL, यानी ये क्रोमोप्लास्ट कलर रीजन जो पार्ट होते हैं ये बेसिकली राइपन फ्रूट में या फ्लावर में पाए जाते हैं, जो कि पोलिनेशन में या सीड डिस्पर्सल में। अच्छा ये बेटे, सीड डिस्पर्सल में किस तरह से हेल्प करेंगे, हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि सीड डिस्पर्सल में ये यूं हेल्प करते हैं कि जब आपके पास फल पक जाते हैं तो फल के पकने की वजह से उसके सीड डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। यानी फल जब कभी पकता नहीं है तो उसको कोई तोड़ के खाएगा नहीं, जब फल पक जाते हैं, राइपनिंग हो जाती है, तो उसके बाद सीड की डिस्पर्सल हो रही होती है। हम यहाँ पे ये बात पढ़ते हैं कि यहाँ से जो पके हुए फल होते हैं वो फ्रेगनेंस या एरोमा प्रोड्यूस करते हैं। वो फ्रेगनेंस या एरोमा आपके पास जो प्रोड्यूस होता है वो लिपोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, ये लिपिड की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। मजीद अगर बात करो तो क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कंसिडर किया जाता है। हम लोग ये कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आपके पास यूं डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, जिसमें दोनों मेम्ब्रेन्स चूंकि एक ही तरह की होती हैं, इस वजह से इनको हम लोग इनवेलप का नाम देते हैं, राइट। ये इनवेलप्ड मेम्ब्रेन्स में इंटरनली यूं स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग ग्रेनम का नाम देते हैं। और ये ग्रेनम 50 और प्लस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कंटेन करता है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास ये वो जोन होती है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, और ये आपके पास वो जगह होती हैं जहां पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये वो एरिया है जहां पे पिगमेंट मौजूद होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाला सबसे अहम पिगमेंट क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है। और हम जब कभी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो बेटे क्लोरोफिल का पिगमेंट आपके पास वो पिगमेंट है, क्लोरोफिल का पिगमेंट असल में आपके पास वो पिगमेंट है जो यूं टेट्रा पायरोल रिंग कंटेन करता है,
और इस टेट्रापायरोल रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है। सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है और अगर आप इस मैग्नीशियम को मेरे बेटे रिप्लेस कर दें आयरन के साथ, तो ये वही ग्रुप है जो कि हीम की सूरत में पाया जाता है। वो कहता है कि जी ये भी आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर जो कि डबल मेम्ब्रेनियस होते हैं, ये भी वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके पास अपने 70s के राइबोसोम होते हैं। इनके पास भी यूं सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, तो ये अपनी रेप्लिकेशन खुद करते हैं, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर रहे होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किताब ये लिखती है कि आपके पास क्लोरोप्लास्ट यूजुअली वेरिएबल शेप के होते हैं। अच्छा, ये वेरिएबल इन शेप का जिक्र क्यों किया भाई? हमने तो हमेशा इसी शेप के देखे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये वेरिएबल शेप का जिक्र क्यों करता है? नहीं बेटे, असल वजह ये है कि यहाँ पर वेरिएबल शेप का जिक्र इस वजह से किया जाता है क्योंकि आपके पास ये जो वेरिएबल शेप है ना, ये डिफरेंट एलजी के कंपैरेटिवली किया गया। देखो कुछ एलजी आपके पास ऐसे हैं जैसे स्पायरोगायरा है, उसके पास स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास कप शेप, जैसे क्लेमेडोमोनास है, उसके पास कप शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये ओवल शेप के होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, एनी हाउ हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर थैलाकोइड पर लाइट रिएक्शन प्रोसीड करते हैं और इन लाइट रिएक्शंस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है और हम इन वाटर के मॉलिक्यूल को यूज करते हैं NADP की कन्वर्जन के लिए इनटू NADPH प्लस हाइड्रोजन आइन, राइट? या हमने ADP की कन्वर्जन की है इनटू ATP, राइट? सो ये लाइट रिएक्शन के इवेंट्स होते हैं। जब यही इवेंट्स आपके पास एक्सक्लूसिवली यहाँ पर हो रहे हैं तो हम इनको केल्विन साइकिल के इवेंट कहते हैं। तो हम कहते हैं जी इसके अंदर हम ये सारी चीजें यूज करते हैं और फिर डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और C6H12O6 की प्रोडक्शन होती है। ये वाला रीजन जहां पर आपके पास केल्विन साइकिल प्रोसीड होता है, इसको हम लोग स्ट्रोमा का नाम देते हैं। हम कहते हैं ज्यादातर एंजाइम्स, कोएंजाइम्स या केल्विन साइकिल आपके पास स्ट्रोमा में प्रोसीड होता है। तो दिस इज हाउ हम ये बात पढ़ रहे होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से डिस्कस किए जाते हैं, हम क्यों इनको यूं डबल मेम्ब्रेनियस और रेप्लिकेशन एसोसिएटेड इनके नाम से कैसे इनके फंक्शंस डिराइव कर रहे होते हैं। और एग्जैक्टली इसी तरीके से हम जब कभी प्लास्टिड्स को पढ़ते हैं तो इनके फंक्शन यहाँ से कैसे एसोसिएट किए जाते हैं। बेटे कोई क्वेश्चन जो आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटे।